मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर रोबी फौजदार मैम को, जो कि शैक्षणिक परामर्शदाता हैं। इनका जो विषय है वो है बहुभाषी समाज में मशीनी अनुवाद की उपादेयता। रोबी मैम। जी जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। मैम आपका समय शुरू होता है। आप मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है मैम? जी। मेरा प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है मैम? जी मैम दिख रहा है। जी। आपका समय शुरू हो गया मैम। जी जी, शुक्रिया। मंच पे मौजूद सभी विद्याजनों को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय बाबू सर को सादर प्रणाम। मेरा जो विषय है वह है भारतीय समाज और बहुभाषिकता, और उसमें रोबी मसीही। जी, क्षमा चाहता जी हूँ। सर। रोबी जी, आप फोन पलटा लीजिए ताकि चौड़े में अच्छा दिखेगा। अभी आपने लंबवत रखा उसको, चौड़ाई में जी दर्शाएं उसको तो सही रहेगा। जी सर। अब दिख रहा है सर? जी बढ़िया। जी सर। जी, मेरा जो विषय है वह है बहुभाषिक समाज में मशीनी अनुवाद की उपादेयता। तो पहले मैं अपनी बात रखने से पहले ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो बहुभाषिक से क्या तात्पर्य है, क्या क्यों आवश्यक है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें मशीनी अनुवाद और अनुवाद की आवश्यकता क्या है। तो जैसा कि हमारे देश में 22 भाषाएं संविधान में वर्णित हैं, उसके साथ साथ 1652 भाषाएं और भी प्रचलन में हैं। इसके साथ साथ जो सबसे मुख्य बात है कि इतनी भाषाएं और विविधता होने के बावजूद अनुवाद की सार्थकता क्या है। तो बहुभाषिक समाज से आशय ऐसे समाज से है जहाँ एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और उपयोग में लाई जाती हैं, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या समूह में हो। इसे भाषा के विभिन्न रूपों के अस्तित्व के साथ साथ इसके इस्तेमाल और सामाजिक मान्यता को स्वीकार करने के तौर पर भी देखा जा सकता है। भारत में 4 महत्वपूर्ण भाषा परिवार हैं, जिनमें आस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी, तिब्बती तथा भारतीय भाषा परिवार हैं। भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में मुंडा, संथाल, कोल आदि भाषाएं जो कि आस्ट्रिक परिवार की हैं। संस्कृत, हिंदी, कोंकणी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला, असमिया, उड़िया भारतीय परिवार की हैं। अगर इनमें संपर्क भाषा की बात कहें तो आज जो हम जिसे राष्ट्र भाषा के रूप में जानते हैं, हिंदी है, जो एक छत्र भाषा के रूप में मौजूद है, और इसे एक नदी के समान मानिए, क्योंकि इसके जो बनने के पीछे कारण रहे बहुत सारे सांस्कृतिक कारण हैं। तो मेरा मानना है कि हिंदी जो है वो कोई एक भाषा नहीं, वो एक नदी के समान है जो बहुत सारी संस्कृतियों का सम्मिश्रण है। इस संदर्भ में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का मानना था कि बहुभाषिकता को देश के लिए खतरा बताने वाली मानसिकता के खिलाफ जो प्रयोग उन्होंने किया था वह यह था कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और उसमें बहुत सारी भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। तो यहाँ जो अनुवाद का जो मुख्य चीजें हैं देखने की कि उसमें उनके संदर्भ, उनकी सामाजिकता, उनकी सांस्कृतिक परिवेश को भी समाहित किया जाना चाहिए। मध्ययुगीन भारत में देश की एकता को बनाए रखने में भाषाओं का विकास उल्लेखनीय रहा है। देश की सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर प्रत्येक भाषा को महत्व प्राप्त होने पर विविधता के आधार पर देश की एकता संगठित रहती है। अच्छा, अब इसके बाद है कि जीवन प्रक्रिया एवं व्यवहार पर बहुभाषिकता का प्रभाव। तो जो हमारा समाज है उसमें जो बहुभाषिकता है उसकी जो जीवन प्रक्रिया, उसमें भाषाओं का क्या औचित्य है। तो बहुभाषिक समाज में विभिन्न भाषा भाषी परस्पर एक दूसरे की भाषाओं को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ बहुत सारी संस्कृतियों के लोग आए, हमारी संस्कृति से जुड़े, उनकी भाषा, उनका पहनाव, उनकी वेशभूषा सब कुछ सम्मिश्रित हुआ यहाँ पर। तो समान भाषा के विभिन्न रूप में समाज में प्रचलित हो जाते हैं ये सब। जैसे मुंबई में बाहर के लोग भी बहुत सारे नौकरी करते हैं, तो जब वो वहाँ नौकरी करते हैं तो अपनी भाषा भी साथ लेके जाते हैं। जैसे पूर्वांचली लोग हैं, बहुत सारे बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। जब वो महाराष्ट्र में नौकरी करने जाते हैं या साउथ इंडिया में जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी भाषा भी साथ लेके जाते हैं, और जो आदान प्रदान होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे वहाँ पे जो नई भाषा मराठी, हिंदी अ, विकसित हुई है, जिसे पिजिन कहा जाता है, तो उसमें जो आप
मुंबईया भाषा जिसे बोलते हैं कि अपन पूछता है यार राजा तू कोई अपना सपना वपना नहीं देखने को मांगता। तो ये वहाँ जाने के बाद जो बदलाव होता है वो हम देख सकते हैं, जो बहुभाषिकता का जो प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ जब अनुवाद की बात करते हैं तो ये भी ध्यान रखने की है कि वहाँ का जो परिवेश है, कल्चर है, व्यक्ति हैं और उनके सांस्कृतिक परिवेश में जो बदलाव आ रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। ऐसे ही जब बंगाल में बसे मारवाड़ियों की भाषा पर अगर हम प्रभाव की बात करें तो वहाँ भी एक ठो, दो ठो, तीन ठो इस तरह का चलन हिंदी में बदलाव देखते हैं। इसी तरह से हैदराबाद के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ तेलुगु और तमिल के सम्मेलन से हिंदी में एक नया रूप देखने को मिलता है, जिसे हम दक्षिणी हिंदी के नाम से भी जानते हैं। अब है अनुवाद का सामाजिक संदर्भ। तो जब अनुवाद की बात करते हैं तो अनुवाद के क्या सामाजिक पहलू हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अनुवाद को एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में देखने की आवश्यकता है और एक अवधारणा भी है। इसमें अनुवाद के दौरान भाषा के साथ साथ समाज, संस्कृति, रीति रिवाजों, मूल्यों और विश्वासों का प्रभाव भी शामिल होता है। अनुवाद का सामाजिक संदर्भ अनुवादक के लिए कई चुनौतियों और अवसरों को प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए एक अनुवादक को यह समझना होता है कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ कैसे भिन्न होते हैं और उन्हें अनुवाद में कैसे समायोजित किया जाए। अनुवादक को यह भी समझना चाहिए कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के सामाजिक संदर्भ कैसे भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए एक भाषा में कुछ शब्द या वाक्यांश सामाजिक रूप से स्वीकृत हो सकते हैं जबकि दूसरी भाषा में वो अस्वीकार भी हो सकते हैं। अनुवाद का सामाजिक संदर्भ द्विभाषिकता से भी संबंधित है, यानी दो भाषाओं का प्रयोग करना। जब कोई व्यक्ति दो भाषाओं में सोचता है और बोलता है तो वह अनौपचारिक रूप से अनुवाद करता है। अब बहुभाषिक जो समाज है उसमें अनुवाद के क्षेत्र कहाँ कहाँ हम देखने को हमें मिलते हैं। जैसे हमारे दैनिक जीवन का व्यवहार है, विज्ञापन की भाषा है, प्रशासन है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र है, व्यापार है, वाणिज्य है, शिक्षा है, पर्यटन है, साहित्य है, और जनसंचार के जितने भी माध्यम है यहाँ हम अनुवाद की बहुत सारी संभावनाएं देखते हैं। और मेरा एक प्रश्न मेरा भी रहता था अक्सर, और लोगों का ये मानना भी है कि हिंदी में काम नहीं है। मुझे लगता है कि अगर अनुवाद के क्षेत्र में देखें तो इतने सारे क्षेत्र हैं कि जहां हम रोजगार के साथ साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। मैम अंतिम 1 मिनट शेष है। जी मैं समेट रही हूँ। तो मशीनी अनुवाद क्या है? मशीन, अब यहाँ एक बहुभाषिक हमारा समाज हो गया जहाँ अनुवादक की महती भूमिका होती है, जबकि आज जब हम तकनीकी के ऐसे युग में जी रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे संचार के साधन हैं, तकनीक है, तो तकनीकी अनुवाद की क्या अर्थवत्ता रह जाती है। तो जो कंप्यूटर का उपयोग करके एक भाषा से दूसरी भाषा में स्वचालित रूप से पाठ का अनुवाद करने की प्रक्रिया है, उसमें मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि कंप्यूटर के माध्यम से एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो इसके माध्यम से मशीनी अनुवाद किया जाता है। इसमें थोड़ा सा परिचय और दूंगी इस पर। मशीनी अनुवाद परिचय और प्रक्रिया इसकी क्या रहती है। इस प्रक्रिया में स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में परिवर्तन किया जाता है। मशीनी अनुवाद में यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर द्वारा। कंप्यूटर में भाषा विश्लेषण की प्रक्रिया को पार्सर कहते हैं, समायोजन को जनरेटर कहते हैं। मशीनी अनुवाद का सर्वप्रथम प्रयास रूस में 1939 में हिमनाव तथा त्रानस्की द्वारा किया गया था। 1950 में डॉक्टर बारेन कीपन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1954 में न्यूयॉर्क के IBM कंप्यूटर द्वारा रूसी भाषा से अंग्रेजी में भाषा अनुवाद का प्रयोग किया गया। अनुवाद की प्रारंभिक अवस्था में यह केवल अक्षरों और शब्दों तक सीमित था। प्रारंभिक अवस्था में मशीनी अनुवाद वैज्ञानिक विषयों के लिए अधिक उपयोगी था, साहित्य की बारीकियां इसमें शामिल नहीं थी। यदि हम आज के समय में देखें तो इसमें हमें बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है। जैसे अब इमोजी का इतना चलन आ गया है कि हम अपनी जो भावनाएं व्यक्त करने के लिए उनका सहारा ले सकते हैं। तो ये मशीनी अनुवाद की एक सार्थकता भी कह सकते हैं। अब जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात आई तो हम पिछले बहुत सारे इस पाठ्यक्रम से जुड़े हैं तो चीज़ें देख रहे हैं कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आने के बाद इसमें और ज़्यादा चीज़ें जुड़ गई हैं। मशीनी अनुवाद पहले से बेहतर हो गया है और उसमें जो हमारी संवेदना है उनको भी लेकर काम जारी है। अब इसमें सुधार और विकास किस तरह से हम देखते हैं। मशीनी अनुवाद में सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पाठ को एक प्राकृतिक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है।
दूसरे शब्दों में पारंपरिक अनुवाद की तरह इसमें कोई मानवीय इनपुट शामिल नहीं होता, इसलिए मशीनी अनुवाद को स्वचालित अनुवाद भी कहा जाता है। मशीनी अनुवाद में सुधार करने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा कमेटी का गठन किया गया। भारत में डॉक्टर प्रेम कुलश्रेष्ठ ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मशीनी अनुवाद में 3 बातों का विशेष ध्यान रखा गया। पहला है मशीन या कंप्यूटर, दूसरा है उपयुक्त प्रक्रिया जैसे सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर उचित नहीं होंगे तो अनुवाद जो मशीनी अनुवाद है उतना सार्थक नहीं हो पाता है। तीसरा है इसमें वैज्ञानिक ढंग से सुविचारक भाषिक सूचनाएं, जो जिस पर आज बहुत जोर शोर से काम जारी है और निकट भविष्य में उम्मीद करते हैं कि और बेहतर मशीनी अनुवाद तो हमें देखने को मिलेगा। मशीनी अनुवाद में डिजिटल कंप्यूटर को सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। मशीनी अनुवाद तकनीक के अग्रणी डेवलपर्स में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वर्तमान में अपनी पसंदीदा पद्धति के रूप में न्यूरल एमटी का उपयोग करते हुए इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। अब है सबसे जो महत्वपूर्ण है कि मशीनी अनुवाद की आवश्यकता व लाभ क्या है। तो मशीनी अनुवाद संचार में भाषा की बाधा को कम करने या खत्म करने में मदद करता है, बल्कि जल्दी से पाठ का अनुवाद प्राप्त भी हम कर लेते हैं और सामग्री के मूल संदेश को समझ लेते हैं। इसका उपयोग प्रस्तुतियों, कंपनी बुलेटिन, अन्य समाचार सामान्य संचार का अनुवाद करने के लिए भी कर सकते हैं। मशीनी अनुवाद बहुत तेजी से काम करता है, लाखों शब्दों का लगभग तुरंत अनुवाद करता है या बड़ी मात्रा में डेटा का अनुवाद कर सकता है, जैसे कि वास्तविक समय की चैट या बड़े पैमाने पर कानूनी मामले। यह विदेशी भाषा में दस्तावेजों को संसाधित भी कर सकता है, प्रासंगिक शब्दों की खोज कर सकता है, भविष्य के अनुप्रयोगों के लिए उन शब्दों को याद रख सकता है। आगे है मशीनी अनुवाद उत्पादकता और अनुवादों को तेजी से वितरित करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे बाजार में समय कम हो जाता है। इस प्रक्रिया में मानवीय भागीदारी कम होती है। मशीनी अनुवाद बुनियादी लेकिन मूल्यवान अनुवाद प्रदान करता है, जिससे वितरण की लागत और समय दोनों कम हो जाती है। उदाहरण के लिए उच्च मात्रा वाली परियोजनाओं में आप मशीन अनुवाद को अपने सामग्री प्रबंधन सिस्टम के साथ एकीकृत कर सकते हैं, ताकि सामग्री को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने से पहले स्वचालित रूप से टैग और व्यवस्थित किया जा सके। बहुभाषी समाज में मशीनी अनुवाद का महत्व क्या है। संचार और समझ को बढ़ावा देना, शिक्षा में योगदान, सामाजिक एकता, ज्ञान और सूचना तक पहुंच बढ़ाना और सांस्कृतिक आदान प्रदान। इसके बाद जो है इसके कुछ मैम एक मिनट और। इसके बाद इसके जो कुछ कमियां भी हैं कि ये हमारी संवेदनाओं को उतने प्रभावी ढंग से नहीं कर पाता है मशीनी अनुवाद। अगर उसमें अनुवादक या किसी व्यक्ति का सहयोग ना हो तो उसमें अर्थ का अनर्थ होने की भी संभावना रहती है। तो इन सब को देखते हुए फिर भी हम ये मानते हैं कि आज के समय में मशीनी अनुवाद हमारे लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद मुझे मंच प्रदान करने के लिए। धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका भी धन्यवाद मैम, दिल के अंतिम छोर से। और आपने काफ़ी लाभप्रद हमारे तक जानकारी पहुँचाई है। अनुवाद का जो स्तर है, उसकी बनावट है, बहुभाषा किस तरह से एक प्रकार का संगम है जो पूरे भारत को लिए चलता है। और अब मशीन और अनुवाद किस तरह से मिलके हमारे जीवन में, रोजगार में, हर एक चीज़ में, हर पहलू में जुड़ गए हैं और हमें विकास दे रहे हैं। उसके फायदे और नुकसान सारी चीज़ें आपने बताई। आपका शुक्रिया। मैं अगले